हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। 3 बज गए हैं, जल्दी से अपनी साइंस क्लास में ज्वाइन हो जाइए प्लीज़। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले हम कर चुके हैं तापमान और ऊष्मा गति का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन रहे थे हमारे। अभी से साइंस जी के चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट चल रहा है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा ये चैप्टर कवर हो गया। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो जुड़ जाइए प्लीज़, 3 बज गए हैं, जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। डेली 3 बजे अपनी 3 से 3:30 क्लास रहती है साइंस की और 8 से 8:40 रहती है जीके की क्लास। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? इनमें से भाप, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा या फिर सूर्य की किरणें। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्या भाप जो होती है ये छुपी हुई ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ज्वलन होता है। अगर हमें भाप लग जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज्वलन होता है। तो यहाँ पर जलन महसूस होती है हमें, तो भाप आएगा यहाँ का आंसर। इसका ए रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए पानी से, क्योंकि भाप से ज़्यादा जलता है और जबकि उबलते हुए पानी से ज़्यादा इतना नहीं फील होता है हमें। तो भाप से ज़्यादा जलता है, क्यों? भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या फिर भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप में हल्का होता है। तो इसका आएगा आंसर बी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में कैसी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये ज़्यादा ज्वलन हमें यहाँ से जलन फील होती है अगर भाप हमें लग जाती। तो ये हो गया सेकंड का बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प एक गैस होती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, तो इसीलिए इसका रीजन रहेगा ए। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न ज्वलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है। तो आप शायद यहाँ से भाप से रिलेटेड टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आ जाइए, जय माता दी। जल्दी से अपना 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संवेद वाष्पन, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह है संवेद वाष्पन से संबंधित है। तो ए ऊष्मा शोषक क्रिया, जिसको बोलते हैं ऊष्मा शोषक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक एक्शन। ठीक है, ऊष्मादायक क्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एक्शन। ठीक है, रासायनिक क्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल एक्शन, और लवण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं सोल्टी रिएक्शन। तो क्या इसका आंसर रहेगा? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, केमिकल एक्शन या सॉल्टी रिएक्शन। कौन सी क्रिया जो है हमें इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है? तो यहाँ रहेगा हमारा आंसर फोर्थ का आंसर रहेगा एंडोथर्मिक एक्शन रहेगा। ऊष्मा शोषक क्रिया रहेगा इसका आंसर, ऊष्मा शोषक क्रिया। ए आंसर रहेगा ऊष्मा शोषक क्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों में से अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? अगर बादल छा जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी क्यों रहती है, ये देख लेते हैं। ए, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं, या फिर बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं तथा बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, या बादल हवा की गति को अवरोध
के उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? बादल की वजह से क्यों गर्मी रहती है? तो इसका आंसर रहेगा 5th का बी, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, बी रहेगा आंसर। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक लेते हैं, इसीलिए ऐसा होता है कि बादल से छाया हुआ जब आसमान होता है तो ज़्यादा गर्मी बनी रहती है। बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन क्या है? एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके किसमें? सतह के क्षेत्रफल में, व्यास में, आयतन में, घनत्व में। तो क्या रहेगा आंसर इसका? अगर एक लोहे की गेंद को ले लें और उसको गर्म कर देते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज पर प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके? उसके आयतन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये इसका आंसर रहेगा 6 का। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कथन ए, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उनके जो है कारण भी दिया गया है। तो देखते हैं कथन से कारण मेल करता है या नहीं करता है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर रहेगा। इस कथन क्या है? ए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का टुकड़ा अगर किसी पानी के या चाय के बर्तन में डाल देते तो वो उसको ठंडा बना देता है। और उसका कारण क्या है? बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो नीचे देख लेते हैं, नीचे दे गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका क्या आंसर रहेगा 7th का? ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है, या ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है और ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कि दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है सही व्याख्या करता है आर की। तो बी इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जब बर्फ पिघलता है, जब क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो क्या होगा? जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? आयतन घटता है। याद रखना आपको, जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? हिमायन ताप को बढ़ाना, तापमान को कम करना, या एक समान तापमान को बनाए रखना, या फिर गलनांक को घटाना। तो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य रहता है? तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य रहता है? उसका कार्य रहता है एक समान तापमान को बनाए रखना। एक समान ताप को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, एक समान ताप को बनाए रखना। ये रहेगा सी आंसर इसका। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। आ जाइए, 3 बज गए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लास। 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले अपने 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट हो गया है, 4th का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल से। साइंस के टिल द एंड तक सारे टॉपिक करेंगे और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। केवल प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी क्लास में। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है? अगर हम जो है फ्रिज है हमारा, उसका दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो तापमान बढ़ जाता है। ठंड नहीं बढ़ती है घर में तो तापमान बढ़ जाता है। ये रहेगा आंसर ए। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का जो है गुटका ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? अगर कोई लकड़ी का गुटका है और लोहे का है, अगर लोहे वाले को छुएंगे तो वो ज़्यादा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर
लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, या फिर लोहे की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 11th का कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का कैसा चालक है? अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ए इसका आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 12th क्वेश्चन क्या है अपना? केवल 30 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 12, जब विद्युतिक ऊर्जा गति से परिवर्तित होती है, जब विद्युतिक ऊर्जा गति से परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 50% ऊष्मा की हानि होती है, या फिर कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, या 30% ऊष्मा की हानि होती है, या 80% ऊष्मा की हानि होती है। यदि कोई विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होगी, क्या विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होगी, ऊर्जा किस चीज में? गति में परिवर्तित होगी, तो कुछ भी उस पर प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर रहेगा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगी उसमें। अगर गति बढ़ जाएगी तभी भी ऊष्मा वैसी ही रहेगी, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से है जो खाली स्थान है। तो क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है? उस ताप से है जो खाली स्थान है। 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, या 150 डिग्री से कम है, या 273 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा आंसर इसका? 13 का आंसर रहेगा क्रायोजेनिक ताप से आशय है 150 डिग्री से कम। क्या? उस ताप से जो 150 डिग्री से कम है। तो डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना है आपको। क्या रहेगा? क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से है जो 150 डिग्री से कम है, 150 डिग्री से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ चैनल को। क्वेश्चन नंबर 14, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, या फिर किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, या फिर वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका आंसर रहेगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसका रहेगा परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम संभव तापमान अपने आप संभावना होती है उसकी तापमान की, न्यूनतम संभव तापमान रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है? थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय के तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी जो है दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो किसकी परत लगाई जाती है दीवारों पर? लेड चूर्ण की, एल्यूमिनियम पेंट की, या फिर रजत परत की, या पारे की। तो ये क्या रहेगा? थर्मस बोतल में अगर कोई गर्म चीज हमें रखनी है तो उसमें किस चीज की परत लगी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा रजत परत। कौन सी लगी होती है? रजत परत लगी होती है। सी आंसर रहेगा इसका, रजत परत लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वायु निर्जलीकरण, या उच्च वायु प्रतिस्थापन, या सी वाष्पन शीतलन, या फिर डी वायु पुनर्जलीकरण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? डिजिटल कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? 16 का आंसर रहेगा वाष्प शीतलन पर आधारित होता है, वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 17, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या फिर पानी के बहाने से, या रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से। तो इसका आंसर रहेगा कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 17 का ए रहेगा आंसर।
कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस से किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले अपने 4 टॉपिक हो चुके हैं। ये 4th टॉपिक का सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है, जो कि टॉपिक है ताप, तापमान और उष्मागतिक। ताप, तापमान और उष्मागतिक हम कर रहे हैं। हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स हम कर रहे हैं आज। ये सेकंड पार्ट है, आज कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इसके। हर एक टॉपिक से हम कम से कम 50-60 क्वेश्चन करते हैं हर एक टॉपिक से, ताकि आपके अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ना छोड़ो, वो आप अटेम्प्ट कर पाओ इजीली। आजकल छोटे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये सूची से संबंधित, कथन से संबंधित इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो इजीली हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 18 क्या है? अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है। तो केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? 272 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री केल्विन। तो इसका आंसर रहेगा केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक होता है 373 डिग्री केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से करना है। केल्विन ताप स्केल पर, कौन से ताप स्केल पर? केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक पूछ लिया जाए तो 373 डिग्री केल्विन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य जो ताप है कितना होता है? अगर केल्विन मान से देखें तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 290, 280, 300, 310। तो इसका आंसर रहेगा केल्विन मान से अगर मानव शरीर का तापमान हम देखते हैं तो वो होता है 310। कितना होता है? 310। अगर केल्विन मान से हम मानव शरीर का तापमान देखेंगे तो 310 होगा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हमारा सूची से संबंधित है ये क्वेश्चन। यहाँ से हमें सूची 1 और सूची 2, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, से सुमेलित कीजिए। इन दोनों को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये कुछ कूट दिए हुए हैं, इनको देख के फिर हमें इसका सही उत्तर करना है। जल का क्वथनांक मानव शरीर का सामान्य ताप, जल का अधिकतम घनत्व और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर कुछ दे रखे हैं नंबरिंग 233 केल्विन, 310 केल्विन और 373 केल्विन, 277 केल्विन। तो क्या इसका आंसर रहेगा? पहले तो हमें इनको मिला के देखना पड़ेगा। जल का क्वथनांक कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। तो इसका रहेगा ए का सी रहेगा, ये हमारा ए रहेगा, ए का सी रहेगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये होता है हमारा 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन। अभी हमने दोनों क्वेश्चन किए थे, यहाँ ऊपर किए थे दोनों, पानी का क्वथनांक वाला भी और मानव शरीर का टेम्परेचर वाला भी, तो इसीलिए हम इजीली इनको कर पाए हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना है? जल का अधिकतम घनत्व है हमारा 277 केल्विन, 277 केल्विन। तो इसका पहले का था हमारा ए का ये था, बी का ये था, सी है ये हमारा 277 केल्विन और है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका रहेगा ये 233 केल्विन, 233 केल्विन, डी आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं ए का हमारा जो है ये हमारा 3 पर मिलान करता है। ए का 3 2 में आया हुआ है। तो बी का देख लेते हैं, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर, ये हमारा कितना? 310 केल्विन। इसका हमारा दूसरे नंबर पर आया हुआ है। ए 3 के बाद 2 आया हुआ है, तो ये 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे एक और देख लेते हैं, सी का जल का अधिकतम घनत्व है हमारा, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन जल का अधिकतम घनत्व, इसका 4 आएगा, फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, 233 केल्विन।
तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम अच्छे से एक बार और याद कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। और जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा 233 केल्विन। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 233 केल्विन। ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो केवल आधा घंटा साइंस के लिए अगर आप निकालते हो तो साइंस का ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर स्कूल लेवल पर भी आप वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल है बहुत ज़्यादा। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हो साइंस से रिलेटेड वीडियो तो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए ये वीडियो। और 21 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 21 क्वेश्चन क्या है? यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को अगर 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा तो कितना लगेगा? ठीक 1 मिनट, ठीक 1 मिनट से कम या 1 मिनट के आसपास या 1 मिनट से अधिक। तो इजी सी बात है, यदि एक चाय के प्याले में 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट लगता है तो 70 से 60 डिग्री ठंडा होने में भी वैसा ही टाइम लगेगा क्योंकि 10 डिग्री का इसमें अंतर है, 10 डिग्री का इसमें अंतर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक 1 ही मिनट इसको लगेगी। तो इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं तो भी हमारे दिमाग में नहीं आते और गलत हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। 22 क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो कितने ऊष्मा की आवश्यकता? 336 कैलोरी, 80 कैलोरी या 720 कैलोरी या 620 कैलोरी। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 22 का आंसर रहेगा हमारा। इसका सोचो, इसका 0 डिग्री तापक्रम से 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? इसमें रहेगी 720 कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। 720 कैलोरी की 0 से 100 डिग्री तापक्रम पर ले जाने के लिए जो है 720 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है? एक गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी यदि एक जो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, किसकी? अणुओं की। कौन से गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है वह दुगनी हो जाएगी यदि, दुगनी कैसे हो जाएगी? यदि स्थिर आयतन पर उसका दाब आधा कर दिया जाए या स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए या उस स्थिर ताप पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए या स्थिर ताप पर उसका दाब आधा कर दिया जाए। तो इसमें दाब की तो कोई बात नहीं रहेगी, इसमें आयतन पर डिपेंड है सारा। इसका आंसर रहेगा बी, स्थिर। देख लेते हैं आंसर बी रहेगा। तो स्थिर आयतन पर उसका दाब दुगना कर दिया जाए। स्थिर आयतन पर उसका दाब अगर दुगना कर दिया जाए तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा की दुगनी हो जाएगी। क्या? औसतन गतिज ऊर्जा की दुगनी हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? स्टीफेन का विकिरण का नियम या न्यूटन का या शीतलन का नियम या प्रीवोन्स का सिद्धांत या क्या रहेगा? किरचॉफ का नियम। इसका आंसर रहेगा किरचॉफ का नियम रहेगा। इसका आंसर किरचॉफ का नियम रहेगा। इनके द्वारा यह कहा गया है उच्च उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। किरचॉफ का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, केवल 5 से 7 मिनट में इसको पूरा कर रहे हैं हम। केवल 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें,
31 ही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, क्यूरी ताप कैसा ताप है, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, एक बार अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इजीली इसका आंसर आप सही कर दोगे। क्यूरी ताप वह ताप है जो अनुचुंबकीय पदार्थ बदलता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, एक चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ बदलता है लोह चुंबकीय पदार्थ में, या लोह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो इसका आंसर रहेगा लोह चुंबकीय पदार्थ है जो लोह चुंबकीय पदार्थ वह अनुचुंबकीय पदार्थ में इसको बदलता है। तो क्यूरी क्या है, क्यूरी लोह चुंबकीय पदार्थ बदलता है, लोह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ताप पैमाना किस पर ताप के केवल धनात्मक होते हैं, तो ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं, ऐसा कौन सा पैमाना है ताप का जिस पर केवल धनात्मक, समझते हो प्लस में होते हैं सभी, तो ऐसा कौन सा जो है ताप पैमाना है उसमें ताप केवल धनात्मक होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रीयूमन। तो इसका क्या आंसर रहेगा, 26 का आंसर रहेगा हमारा केल्विन रहेगा इसका आंसर। केल्विन ऐसा है जिसमें हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे पैमाने। क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा। यदि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो है परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में जो है पठन क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा गाइस 27 का रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर रहेगा। देख लो, याद कर लो इसको। 273 डिग्री केल्विन अगर प्रयोगशाला में परिवेश में ताप जो है इतना है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में जो ताप होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 28 क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस और निर्यात में से, ठोस और गैस द्रव्य में से, गैस और द्रव्य में से, या निर्वात और गैस में से। तो यहाँ संवहन के बारे में बात करिए, जो भाप की तरह होती है संवहन जो होता है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है, गैस और द्रव्य में होता है। तो संवहन हमेशा गैस और द्रव्य, जैसे हम कुछ पानी उबालते हैं उससे गैस की तरह कुछ जल कण निकलते, वो संवहन होते हैं। तो गैस और द्रव्य में से इसका स्थानांतरण होता है। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, सेल्सियस तापमान क्या है, एक निरपेक्ष तापमान है, एक सापेक्ष तापमान है, एक विशिष्ट तापमान है, या एक सन्निकट तापमान है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, सेल्सियस तापमान क्या है, तो सेल्सियस तापमान है एक सापेक्ष तापमान, सेल्सियस तापमान एक सापेक्ष तापमान है, सेल्सियस तापमान एक सापेक्ष तापमान है। याद रखना है आपको, कैसा तापमान है, सेल्सियस तापमान एक सापेक्ष तापमान है। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 30 क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, एंड तक वीडियो को देखें और डेली 3 से 3:30 क्लास में आ जाए करें प्लीज़। साइंस की क्लास होती है अपनी 3 से 3:30 और जीके क्लास होती है अपनी 8 से 8:40 के बीच में शाम को। ठीक है। अब और क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 2 निकाय तापीय साम्य में कहे जाते हैं यदि और केवल यदि। ठीक है। कब कहे जाते हैं, 2 निकाय जो होते हैं वो तापीय साम्य मतलब समझ जाना चाहिए समान। ठीक है। तो उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी जो है उनके बीच ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता, या उनके विभिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह हो सकता है, या फिर उनके बीच कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता, या फिर उनके तापमान जो है थोड़े भिन्न होते हैं। तो उसमें जब साम्य होता है, साम्य में क्या होता है जो है, इसका आंसर रहेगा हमारा सी, उनके बीच में कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं होता तभी वे साम्य होंगे। कोई भी ऊष्मा प्रवाह नहीं होगा, समान हो जाएगा, साम्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा कौन से रंग में उच्चतम ऊर्जा होती है, हरा प्रकाश में, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में। तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम ऊर्जा होती है वो नीले प्रकाश में होती है। किसमें, नीले रंग की अगर हम कुछ भी चीज पहन लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा गर्मी लगती है नीले और काले में, तो नीला इसका रहेगा
थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना कीमती समय निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप डेली साइंस की या जीके की किसी की भी क्लास देखते हो, मेरी नहीं किसी और की भी देखते हो, तो अगर आप देखते हो तो डेली अगर आप 150 क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें से अगर 5-10 क्वेश्चन भी आपको लर्न हो जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट करेगा तो आप फटाफट उसका आंसर दे दोगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आप सीख पाओगे सभी, तो थोड़ा थोड़ा कर लेना, और डेली क्लास में अगर आओगे तो 5-7-10 क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, एक दिन आपको सारे क्वेश्चंस लर्न मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को मिलते हैं 8 से 8:40, भूलना नहीं, 8 से 8:40 पर जीके पढ़ेंगे हम। लुशन जी की अपनी चली हुई है तो 100 क्वेश्चन करेंगे उसके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।